हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे NIOS 12th क्लास इंग्लिश का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग। देखो, ये चैप्टर से क्या होगा कि आपसे यहाँ से कुछ क्वेश्चंस ऐसे नहीं बनेंगे कि आपको कुछ क्वेश्चंस दे दिए उसके आपको आंसर करने एग्जाम में। यहाँ से आपसे पैसेज पूछे जाएंगे और पैसेज में आप काफी अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आपके इंग्लिश के सब्जेक्ट में पैसेज किस तरह के पूछे जाते हैं, कैसे उन्हें आपको ट्रिक के साथ उन्हें सॉल्व करना होता है, वो सब पे हम एग्जाम से पहले बात करेंगे। पहले आपको ये चैप्टर जरूर पढ़ना है, इसको समझना है, ठीक है। ध्यान से इस चैप्टर को अगर आपने स्टार्टिंग से एंड तक देख लिया तो आपके यहाँ पर क्या होगा कि आपके अंदर अलग ही कॉन्फिडेंस होगा। आप जो टेंशन लेते हो, स्ट्रेस होता है आपको, वो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है बिना स्किप किए, ठीक है। एंड इससे पहले का जो चैप्टर नंबर 6 है उसकी वीडियो अपलोड है चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। देखो, यहाँ पर हमारा जो सेक्शन 1 है इसके अंदर हमें दे रखा है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया हुआ है, इसको आपको रीड करना है, देन उसके बाद में आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनके आपको क्या करने हैं, आंसर करने हैं, ठीक है। ये पैसेज यहाँ पर मैं आपको समझा दूंगी, उसके बाद आप आसानी से इसके क्वेश्चंस कर पाओगे। इसके क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, उनमें अगर कोई मिस्टेक होगी तो मैं वहां पर उनको करेक्ट कर दूंगी, ठीक है। ये हम देख लेते हैं हमारा फर्स्ट पैसेज, ठीक है। बिफोर एग्जामिनेशन मैनी स्टूडेंट्स आर अंडर ट्रमेंडस स्ट्रेस। ट्रमेंडस स्ट्रेस मतलब बहुत ज्यादा टेंशन में, बहुत ज्यादा तनाव में। तो एग्जाम से पहले क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं कि एग्जाम कैसे होंगे, कैसे पास होंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा टेंशन ले लेते हैं। बट इट इज नॉट जस्ट द स्टूडेंट्स हु आर स्ट्रेस्ड। लेकिन सिर्फ ये यहीं तक सीमित नहीं है कि बच्चे टेंशन लेते हैं, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ बच्चे टेंशन लेते हैं। टीचर्स एंड पेरेंट्स टू फेस द सेम सिचुएशन। टीचर्स को और पेरेंट्स को भी क्या हो जाता है, टेंशन हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है, ठीक है। वो किस लिए होता है, चलो बच्चे का तो एग्जाम है, लेकिन पेरेंट्स और टीचर को क्यों टेंशन होती है? टीचर्स को इसलिए टेंशन होती है कि अरे मेरी क्लास का बच्चा है, अगर पास नहीं हुआ तो मेरी बदनामी होगी, ठीक है, कि मेरा बच्चा फेल हो गया, ठीक है। सिमिलर वे में पेरेंट्स को टेंशन होती है कि अरे हमारा बच्चा अगर पास नहीं हुआ तो सब लोग क्या बोलेंगे, बच्चा कैसे करके ये पास हो जाए। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि बच्चे को भी टेंशन हो रही होती है, वहीं टीचर्स को भी टेंशन हो रही होती है और पेरेंट्स को भी टेंशन हो रही होती है बच्चे को देख देख के, ठीक है। सवाल यहाँ पर बनता है कि व्हाई डू पीपल गेट स्ट्रेस। लोगों को तनाव क्यों हो जाता है, क्यों उन्हें चिंता होने लगती है, ठीक है। इसका जो जवाब है अभी हम जब पूरा पैसेज पढ़ लेंगे आपको मिल जाएगा। अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं। एडोलेसेंट्स आर फेस्ड विद द डिमांड्स ऑफ देयर डेवलपमेंटल टास्क एंड दैट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। दे नीड टू एक्वायर स्किल्स ऑफ एडजस्टमेंट टू इमर्ज into adulthood unaffected by these demands. If they lack these skills or if too many demands are made on them, they fail. सिंपल सी बात है। एडोलेसेंट्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम बात करें ऐसे बच्चों की जो 10 से 19 साल के बीच के होते हैं, ठीक है। 10 से 19 साल के जो बच्चे होते हैं जिन्हें हम टीनेजर्स बोल सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, एडोलेसेंट्स। टीनेजर्स होते हैं, उनके पास ना बहुत सारी चुनौतियां होती हैं। कैसे कि उन्हें सिर्फ खाली अपने दोस्तों के साथ, स्कूल में या अपने परिवार के साथ रिश्ता नहीं बनाना होता, ठीक है, रिश्ता नहीं संभालना होता। उन्हें जो सोसाइटी है, जो समाज है, उसको भी फेस करना पड़ता है। में होते हैं 10 से 19 साल की एज में, हमारे पास क्या होनी चाहिए, कुछ ऐसी स्किल्स होनी चाहिए, कुछ ऐसी स्किल्स को हमें एक्वायर कर लेना चाहिए कि जब तक हम बड़े हों हमें ये सारी चीजें जो भी लोगों की डिमांड होती हैं, बहुत सारी डिमांड हम पे होती हैं, पेरेंट्स बोलते हैं ये बन जाओ, ये कर लो, ठीक है, समाज कुछ और ही सोच रहा होता है, ठीक है, बहुत सारे फ्रेंड्स वगैरह कुछ और बोल रहे होते हैं। तो ये जो हमारे साथ में रहता है और फिर साथ साथ बहुत सारे चेंजेस होते हैं बच्चों में, तो वो सब चीज के साथ साथ हमें क्या करना होता है, इन सब चीजों को फेस करना होता है। अब ऐसे में क्या होता है कि हमें हमारे पास इतनी स्किल्स होनी चाहिए कि ये सब चीज हमें अफेक्ट ना करें। हमारा जो गोल है वो एकदम क्लियर हो कि मुझे ये करना है तो बस ये ही करना है, ठीक है कि मुझे यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना है तो भाई मेरा सपना है। फिर बाकी साइड वाले अंकल आंटी कोई कुछ आके बोल के जाते हैं मेरे पेरेंट्स को कि आप ये मत कराओ, अब ये शादी करा दो, ये कर दो, वो कर दो, तो वो उनकी प्रॉब्लम है। मुझे क्या करना है, उस चीज को क्या करना है, अपने से दूर रखना है, ठीक है, वो चीज मुझे अफेक्ट ना करे, ठीक है। तो यहाँ पर वही सब चीज बता रखी है कि बच्चों को इतनी स्किल्स आनी चाहिए कि अपने टाइम को भी सही से मैनेज कर ले, ऐसा ना हो कि अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे, ठीक है, दूसरों को मौका दे रहे हैं बोलने का। एडल्टहुड, यहाँ पर जो ये वर्ड यूज किया गया इसका मतलब है कि आप एक तरीके से टीन एजर की जो एज होती है, जो एडोलेसेंट्स होते हैं वो एडल्ट हो जाते हैं, मतलब बड़े हो जाते हैं। 20 साल के बाद बच्चे जो होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, फिर उनमें इतनी समझदारी हो जाती है, ठीक है, और आगे जाके आप इस तरीके से परेशान नहीं रहते कि अब हमें क्या करना है। आप इस एज में सीख चुके होते हो, आप उसके साथ ही अपना काम कर रहे होते हो कि मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे डॉक्टर के लिए ही तैयारी करनी है, ठीक है।
आसपास की आपका दोस्त क्या कर रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, आपको उनसे फर्क नहीं पड़ता। ठीक, दे लैक दीज स्किल्स। अगर आपके अंदर ये स्किल्स नहीं होंगी कि अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है, लोगों की बातों को कैसे इग्नोर करना है, ठीक है, ज्यादा लोगों की बातों को दिल पर नहीं लगाना है, अगर इन स्किल्स की आपके अंदर कमी होगी और आपके ऊपर ज्यादा डिमांड आ जाए, पेरेंट्स जो है किसी के कहने में आके आपसे कहें कि आपको 90% लेकर आने हैं, ठीक है, या आपको डॉक्टर बनना है, तब कि आपका मन ही नहीं है डॉक्टर बनने का, तो यहाँ पर अगर बच्चे पे बहुत सारी डिमांड आ जाती है तो वो बच्चा फेल हो जाता है। ठीक है, वो कुछ करने लायक भी होता है तो वो कुछ भी नहीं कर पाता। ठीक है, स्टूडेंट्स आर एंसियस एज दे आर वरीड अबाउट वेदर दे वुड बी एबल टू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ देयर peers, पेरेंट्स एंड टीचर्स। बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है, उन्हें इस चीज की ना टेंशन हो रही होती है, उन्हें इस चीज का डर होता है कि क्या वो अपने जो उनके पेरेंट्स हैं, ठीक है, उनके मम्मी पापा हैं, या उनके जो साथी हैं, उनके दोस्त हैं, ठीक है, या उनके जो टीचर्स हैं, उनकी जो एक्सपेक्टेशन है, जो बच्चे से उम्मीदें हैं कि हमारा बच्चा ये करेगा, ये बन जाएगा, हमारे टीचर्स की एक्सपेक्टेशन होती है कि ये बच्चा ये पास हो जाएगा, वो ना इस चीज की टेंशन हो जाती है कि मेरे जो पेरेंट्स की, मेरे जो टीचर्स की एक्सपेक्टेशन है, जो उम्मीदें हैं, क्या मैं उन पर खरा उतरूंगा या उतरूंगी। ठीक है, बहुत प्यारा चैप्टर है, इसको अगर आप पूरा पढ़ लोगे तो आपको एग्जाम से बिल्कुल डर नहीं लगेगा, आप आसानी से एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे। लिखा है ऑप्टिमल एंजाइटी मोटिवेट्स एंड कीप्स देम अहेड व्हाइल ओवर एंजाइटी इज डिसेबलिंग। सही बात है। देखो, ऐसा भी नहीं है, ऑप्टिमल एंजाइटी मतलब थोड़ी बहुत तो टेंशन होनी चाहिए। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपको कोई टोकेगा नहीं, पूरे दिन आपकी मम्मी आपको कुछ नहीं कह रही है, आपके पापा आपको कुछ नहीं कह रहे हैं, तो आप लगे हुए हो फोन में या फिर आप टीवी देख रहे हो, है ना, तो इतना भी नहीं होना चाहिए कि आपको एग्जाम की टेंशन नहीं है। अगर आप पे कोई रोक टोक ना हो, आप कि आपके एग्जाम आने वाले हैं और आप पढ़ाई करने नहीं बैठ रहे और आपको बिल्कुल ही टेंशन नहीं है, तो इतना भी नहीं होना चाहिए। तो थोड़ी बहुत चिंता तो होनी चाहिए अपने अपने उसको लेके कि हाँ जी मुझे क्या करना है, मेरे एग्जाम आने वाले हैं, मुझे एग्जाम की तैयारी करनी है, कैसे अपने टाइम को मैनेजमेंट मतलब मैनेज करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, उस चीज की आपको टेंशन होनी चाहिए। तो अगर आप ऑप्टिमल यानी कि थोड़ी चिंता आप रखोगे जितनी जरूरत है, ठीक है, तो वो आपको क्या करेगी, आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। ठीक है, लेकिन अगर वही ओवर एंजाइटी हो जाए कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने लगो, ठीक है, इतना स्ट्रेस लेने लगो कि स्ट्रेस से स्ट्रेस लेते रहो, बाकी कुछ काम ना हो पाए, तो वो आपको क्या कर देती है, डिसेबल कर देती है। अगर स्ट्रेस लोगे तो सिंपल सी बात है, क्या होगा कि आपने जो भी लर्न किया होगा आप भूल जाओगे। ठीक है, तो ऐसे में ओवर एंजाइटी क्या होती है, वो आपको क्या कर देती है, डिसेबल बना देती है। ठीक, तो अब हम पढ़ लेते हैं हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, इसमें बता रखा है कि एंजाइटी इज कंटेजियस एंड पासिस ऑन टू अदर स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स। सही बात है कि जो चिंता होती है, जो टेंशन होती है, वो एक दूसरे से फैलती है। अगर एक बच्चे को आप अपने क्लास में किसी बच्चे को आप देखोगे कि वो टेंशन में बैठा हुआ है और वो एग्जाम की मतलब क्या हो रही है, टेंशन हो रही है, ठीक है, चिंता हो रही है, तो आपको भी कहीं ना कहीं उसे देख के क्या हो जाएगी, चिंता होने लगेगी, आपको भी उससे क्या हो जाएगा, टेंशन होने लगेगी, स्ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होती है, एक दूसरे को क्या होती है, टेंशन मतलब एक दूसरे से लग जाती है एक दूसरे को। ठीक है, adolescents when stressed out tend to perceive everything as an emergency। अब जो बच्चे होते हैं यानी कि टीनेजर्स होते हैं, जिनकी एज हमने बात करी थी, जो 19 से कम के होते हैं, ठीक है, 19 से कम के होते हैं, वो बच्चे जो होते हैं वो जब टेंशन में आते हैं, जब उन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, वो टेंशन हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, वो हर चीज को क्या करने लगते हैं, इमरजेंसी में लेने लगते हैं। मतलब बच्चों को क्या हो जाती है कि एकदम से उन्हें क्या होता है कि एकदम से सब कुछ हो जाए। लाइक अभी मतलब मान लो उनके एग्जाम में टाइम है 2 महीने का, अच्छे से वो अगर बिना टेंशन फ्री अपने एग्जाम की तैयारी करेंगे, ध्यान लगा के, बच्चा ध्यान लगा कर तैयारी करेगा, तो बहुत आसानी से वो क्या कर सकता है, पास हो सकता है। बट कुछ बच्चे क्या होते हैं कि अरे अभी तो इतने सब्जेक्ट पढ़े, इतना सिलेबस पढ़ा है, कैसे पढ़ूंगा, क्या करूंगा, पूरी पूरी रात पढ़ते हैं। ठीक है, जबकि पूरी पूरी रात पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। कैसे पॉसिबल है कि आप एक ही रात में सब कुछ पढ़ लें। आप मॉर्निंग में क्या करें, आप नाश्ता मत करिए, ठीक है, दोपहर में लंच मत करिए, रात को डिनर के टाइम पे दोनों करने की कोशिश करिए, मॉर्निंग का नाश्ता भी और लंच भी, दोनों टाइम का खाने की कोशिश करिए रात को खाना। नहीं खा पाएंगे ना, सिंपल सी बात है, तो आप एक ही रात में सब कुछ पढ़ कैसे सकते हैं। वही बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं इस चीज को लेके कि बस जब उन्हें टेंशन हो जाती है, जब स्ट्रेस उन्हें हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, हर चीज को इमरजेंसी में ले लेते हैं कि बस एक ही दिन में सब कुछ हो जाए। ठीक है, एक ही दिन में पूरा सिलेबस कर लें, पूरी पूरी रात बैठ के पढ़ेंगे। बिल्कुल ऐसे आपको पैनिक नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, टेंशन होती क्यों है, स्ट्रेस होता क्यों है, तो यहाँ पर है कि सम ऑफ द रीजंस फॉर इंक्रीजेस इन स्ट्रेस लेवल आर आइडेंटिटी क्राइसिस, द नीड टू मेक करियर ओरिएंटेड डिसीजंस, साथ ही साथ टीचर्स एंड पेरेंट्स एटीट्यूड एंड पीयर प्रेशर भी होता है। ठीक है,
मतलब क्या होता है कि जो रीजन है स्ट्रेस होने के बच्चों में, वो होता है कि एक अपनी ना एक आइडेंटिटी बनानी होती है बच्चों को, ठीक है। कि मान लो हम स्कूल में अच्छे नंबर लेकर आएंगे तो स्कूल में टीचर हमसे खुश होंगे, ठीक है। बच्चे हमारी तारीफ करेंगे कि अरे देखो ये बच्चा है जिसके 90% आए हैं, ठीक है। या अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, हमारे मतलब आस पड़ोस में भी हमारा नाम होगा, पेरेंट्स भी बहुत खुश होंगे, बहुत प्राउड फील करेंगे। एक रीजन ये है कि बच्चों को क्या होता है, अपनी आइडेंटिटी बनाने का एक रहता है, ठीक है। और दूसरा होता है कि उन्हें एक डिसीजन लेना होता है कि हमें हमारे करियर में क्या करना है, हमें आगे क्या करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, क्या करना है मुझे, ठीक है। तो वही सब चीज का उन्हें डिसीजन लेना होता है, उसका भी उन्हें स्टार्टिंग में क्या होता है, प्रेशर आने लगता है, उन्हें टेंशन होने लगती है। फिर क्या होता है, टीचर्स एंड पेरेंट्स का जो एटीट्यूड है, जो उनका बर्ताव है बच्चों के प्रति, ठीक है। कई बार होता है कि टीचर्स बच्चे से अच्छे से नहीं बात करते, उसको कहते हैं कि तू तो फेल हो जाएगा, या कैसे कैसे पास होगा। पेरेंट्स कहते हैं कि अरे पता नहीं कैसे कैसे बच्चा पास होगा, हमारी फीस वेस्ट ना हो जाए, ठीक है, इस तरीके से बोल देते हैं। साथ ही साथ बच्चों को ये भी टेंशन लगी रहती है, पीयर प्रेशर, मतलब अपने दोस्तों के साथ का प्रेशर रहता है कि वो बच्चा अगर 90% ले आएगा तो उसकी अच्छी मतलब नाम बनेगा, मेरा क्या होगा, मैं फेल हो जाऊंगा। इस चीज की बच्चे पे कहीं ना कहीं टेंशन होती है। तो ये कुछ रीजन है स्ट्रेस के, ठीक है, कि टेंशन हो जाती है बच्चों को, ये इन कुछ रीजन की वजह से टेंशन होती है। और साथ ही साथ द इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट विद पेरेंट्स ऑल्सो प्ले अ मेजर रोल। बच्चों का पेरेंट्स के साथ बात ना करना, ये भी एक क्या करता है कि टेंशन, बच्चों को टेंशन दे देता है, स्ट्रेस बढ़ा देता है बच्चों का। क्यों? अगर मान लीजिए, मान लो आपके पापा कहते हैं कि, मान लो आपके पापा ने कहा कि तुझे डॉक्टर बनना है, आपका इंटरेस्ट ही नहीं है डॉक्टर बनने में, ठीक है, आपको मेडिकल लाइन में जाना ही नहीं है, आपको साइंस पसंद ही नहीं है। देन ऐसे केस में आप अंदर ही अंदर घुट रहे होगे, आप अंदर ही अंदर परेशान हो रहे होगे, और पेरेंट्स से भी नहीं कह पाते कि कहीं हमें हमारी पिटाई ना हो जाए, ठीक है। हो जाएगी, कोई बात नहीं है, बात कर लो, ज्यादा ज्यादा पिटाई लगा लेंगे, ज्यादा ज्यादा क्या कर लेंगे, ठीक है, डांट लेंगे या आपसे नाराज हो जाएंगे। लेकिन जो आप नहीं कर सकते, जो आप अपनी मेंटल हेल्थ को खराब कर रहे हैं, उससे तो बेटर है कि बोल दो, ठीक है, बोल दो, फिर जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। इसको आपको पूरा देखना है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये वाला, ठीक है, बहुत अच्छा है, काफी कुछ सीखने को आपको मिलेगा, एग्जाम में आपको बिल्कुल टेंशन नहीं रहेगी इसको पढ़ने के बाद, ठीक है। तो ये है हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ, और इसमें है कि गुड मेमोरी डिपेंड्स अपॉन गुड ब्रेन। जी हाँ, अगर आपकी आपकी याददाश्त कैसी है, ये निर्भर करता है आपके ब्रेन पे। अगर आपका दिमाग अच्छा होगा, आपका ब्रेन अच्छा होगा, तो आपकी याददाश्त भी बहुत अच्छी होगी। और ये कब अच्छी होगी, उसके लिए आपको क्या करने की जरूरत है, देखो, द ब्रेन नीड्स The brain needs a good supply of oxygen, glucose, calcium, phosphorus and iron. ठीक है, हमारा जो ब्रेन है उसको किस चीज की अच्छी सप्लाई की जरूरत है, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड आयरन। ये ब्रेन में ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसकी अगर कमी होगी तो ऐसे में आपका जो फोकस है, आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो नहीं बन पाएगा। ग्लूकोज की कमी होगी तो ऐसे में आपकी जो याददाश्त है, आप याद करने की जो क्षमता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इन सभी मिनरल्स की हमारे दिमाग को क्या होती है, इन सभी मिनरल्स की सप्लाई की हमारे दिमाग को जरूरत होती है। और ये सब चीज आपको कैसे मिलेंगे, किस चीज से मिलेंगे, तो आपको क्या करना है, आगे उन्होंने कहा है कि सो मेक श्योर यू सिट इन अ वेल वेंटिलेटेड प्लेस व्हेन स्टडीइंग। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, खास आपको ध्यान रखना है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप एक ऐसी जगह पर बैठे जो हवादार हो, ठीक है। जैसे कि लाइक आप रूम में बैठे हैं तो खिड़की दरवाजे खोल दीजिए, देन उसके बाद में पढ़ाई करिए, ठीक है। अगर आप दरवाजे खिड़की बंद कर लेंगे, देन पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। साथ ही साथ योर डाइट शुड इंक्लूड मिल्क, चीज, वॉलनट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, रागी एंड डेट्स। डाइट में मतलब आपको क्या क्या खाना है, ठीक है, खाने में आपके क्या क्या होना चाहिए। अगर आप पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हैं, आपके एग्जाम है, तो आपको खाने में क्या क्या लेना है, आपको दूध पीना है, पनीर खाना है, वॉलनट यानी कि जो अखरोट होते हैं वो खाने हैं, गेहूं गेहूं भी आपके खाने में इंक्लूड होनी चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ जो पत्तेदार सब्जियां होती है ना, हरी सब्जियां होती हैं, वो भी आपको खानी है। रागी एक अनाज है, उसको खाना है, काफी आपके लिए हेल्थी होता है। डेट्स यानी कि खजूर। मोस्ट इम्पोर्टेंट डू नॉट फॉरगेट दैट ब्रेकफास्ट इज द ब्रेन फूड। ध्यान रहे कि जो ब्रेकफास्ट है वो आपका क्या है, ब्रेन फूड है। यानी कि अगर आप सुबह का नाश्ता नहीं करते हैं तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि आपका जो दिमाग है वो सही तरीके से काम नहीं करता। आप देखो, जिस तरीके का आप नाश्ता करते हो उसी तरीके से आपका दिन, पूरा दिन जाता है।
अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं करके जाओगे तो आपका जो दिमाग है ना, आपका जो कंसंट्रेशन है वो सही से नहीं हो पाएगा, किसी भी काम में आपका मन लगेगा नहीं, कि आपको भूख लग रही होगी, ठीक है। तो काफी बच्चे क्या करते हैं कि अपने सुबह मॉर्निंग में स्कूल जाते टाइम ब्रेकफास्ट करके नहीं जाते, ऐसे ही चले जाते हैं। तबकि ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी, ब्रेकफास्ट कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आप एक बार को डिनर मत करो, हल्का डिनर ले लो, लेकिन आपको क्या करना है, ब्रेकफास्ट जरूर करना है। मैं आपको अपनी बताऊं तो मैं तो ब्रेकफास्ट सुबह मॉर्निंग में सबसे पहले करती हूँ, ठीक है। अगर नहीं भी मिलेगा बना हुआ तो मैं तो खुद जाकर बना लेती हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेकफास्ट जरूर लेना चाहिए, ठीक है। फैटी मील्स, शुगर एंड एसिड्स टेक अवे कैल्शियम फ्रॉम द सिस्टम। जी हाँ, अगर आप ऐसा खाना खा रहे हो जिसमें फैट है, शुगर है यानी कि मीठा चीनी वगैरह है, एसिड है, तो ऐसे में क्या होगा कि वो आपके बॉडी से कैल्शियम को क्या कर लेगा, निकाल लेगा, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ऐसी चीजें नहीं लेनी है जिसमें बहुत, जैसे तला भुना बहुत ज्यादा होता है, वो आपको नहीं खाना है, ठीक है। चीनी वगैरह कोशिश करो कि ना खाओ, ठीक है, वगैरह जिसमें होता है वो चीजें ना लो। आपकी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगी, अगर इन सब चीजों को करोगे तो कैल्शियम की कमी हो जाएगी, ठीक है। डाइट्स रिच इन फाइबर लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हेल्प टू रिड्यूस स्ट्रेस। जी हाँ, अगर आपकी डाइट जो है उसमें क्या ज्यादा है, फाइबर है, ठीक है। फाइबर रिच आपने अगर डाइट ली है तो आपका जो है वो स्ट्रेस क्या होगा, उससे कम होगा। जैसे कि फ्रूट हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, ये अगर आप लेते हैं अपनी डाइट में तो इनसे आपका स्ट्रेस कम होता है, ठीक है। गुड कॉन्सेंट्रेशन इज इम्पोर्टेंट टू इम्प्रूव द मेमोरी। जी हाँ, अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन अच्छा होगा, यानी कि आप अच्छे से फोकस करके किसी भी चीज को, जैसे लाइक आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप उसको ध्यान से देख रहे हैं कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, तो आपकी मेमोरी क्या होगी, इससे इंप्रूव होगी, आप चीजों को याद कर पाएंगे, ठीक है। आप चीजों को अच्छे से समझ के याद कर पाएंगे। तो हमारा ध्यान भटक जाता है, हम लाइक में आप वीडियो देख रहे हैं, आपको दूसरी वीडियो सजेशन में दिख जाएगी, आपका ध्यान उधर की तरफ भटक जाएगा। लेकिन अगर किसी बच्चे ने ये ठान ली कि नहीं मुझे ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो उसका ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा, और ध्यान अगर इधर उधर भटकता है तो फिर क्या होता है, आपका कंसंट्रेशन अच्छा नहीं होता, और ऐसे में आप एक चीज को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए, एक ही चीज पर ध्यान होना चाहिए। खासकर उन बच्चों के लिए ये इंपॉर्टेंट है जिन बच्चों के एग्जाम होने वाले हैं। तो लर्निंग एंड मेमोराइजिंग बाय अंडरस्टैंडिंग एंड रिकॉलिंग व्हाट वन हैज लर्नड इज हेल्पफुल। जी हाँ, किसी भी चीज को आप याद कर रहे हो, ठीक है, किसी भी चीज को याद कर रहे हो, और याद करके आप क्या कर रहे हो, समझ के उस चीज को क्या करने की कोशिश कर रहे हो, मेमोराइज करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो आपके लिए क्या होगा, हेल्पफुल होगा। कब हेल्पफुल होगा, जिसको आप क्या कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। मतलब आपने कुछ पढ़ा, ठीक है, और 4-5 दिन बाद आप उसे भूले नहीं, आपके दिमाग में वो चीज है, तो यानी कि आपने उसे क्या किया है, उसको आपने जो लर्न किया है वो अपने समझ के लर्न किया है, ठीक है। तो आप उसको क्या कर पा रहे हैं, रिकॉल कर पा रहे हैं। मान लेते हैं बिजनेस एक आपका सब्जेक्ट है, और आपका वहां पर एक डेफिनेशन दे दी जाए प्लानिंग की, ठीक है। अब प्लानिंग की डेफिनेशन अगर आप याद करके जा रहे हो, ठीक है, देन ऐसे केस में हो सकता है कि आप उसे रिकॉल ना कर पाओ, उसे आप याद ना कर पाओ, आप भूल जाओ। लेकिन वहीं अगर आपने उसको पढ़ के गए हो, समझ के गए हो कि क्या होती है प्लानिंग, ठीक है, क्या होती है ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, जिसको समझ के आपने उसे याद किया है, तो आप उसे क्या कर पाएंगे, रिकॉल कर पाएंगे, आप उसे भूलेंगे नहीं, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग एंड फ्रेमिंग अ लॉजिकल रिलेशनशिप इज इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनाइज करना और उस चीज को फ्रेम करना, एक लॉजिकल रिलेशनशिप बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी चीज याद करने की कोशिश करो तो कोशिश करो उसे किस चीज से रिलेट करने की कोशिश करो, ठीक, ताकि आप चीजों को भूलो ना, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, जैसे मान के चलिए मैंने चैप्टर नंबर 6 पढ़ाया था, तो उसमें उस चैप्टर को मेन उसकी जो पोयम थी, उसकी जो स्टोरी जो भी थी, उसको पढ़ाने से पहले मैंने आपको एक छोटी सी स्टोरी और बताई थी, उससे आपको चैप्टर बहुत अच्छे से याद रहेगा, ठीक। मास्टरी नोट जस्ट ऑफ द कंटेंट ऑफ द सब्जेक्ट बट ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ आंसरिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट। जी हाँ, किसी भी सब्जेक्ट में मास्टरी कर लेना, किसी सब्जेक्ट में आप अगर एक्सपर्ट हो जाते हो, किसी सब्जेक्ट को आपने अच्छे से पढ़ लिया, मान लो आपने उस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, लेकिन आप उसको अगर अच्छे से आंसर नहीं कर पा रहे हो तो फिर क्या फायदा होगा उसका, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। कैसे, मान लो आपने मैथ पढ़ लिया, ठीक है, उसके सभी फॉर्मूलेस लर्न कर लिए, क्या हो जब आपके पास अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या फायदा होगा उस सब्जेक्ट को पढ़ने का आपका, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है कि जब भी आप पढ़ रहे हैं तो आपका कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, आपको इस तरह से पढ़ना है, इस तरीके से याद करना है उस चीज को, किस तरीके से, समझते हुए, ठीक है, समझते हुए याद करेंगे तो उस चीज को आप बाद में रिकॉल कर पाएंगे, बाद में अच्छे से बाद में वो चीज आपको याद रहेगी, ठीक है। आगे नेक्स्ट इसी पैराग्राफ में है कि एंजाइटी एंड फियर हैम्पर रिकॉल एंड रिजल्ट इन अ मेंटल ब्लॉक ड्यूरिंग एग्जामिनेशंस। एंजाइटी मतलब चिंता, फियर मतलब डर। आप जो डर, बच्चे डरे होते हैं ना, एग्जाम से पहले डरे हुए होते हैं, ठीक है,
तो वो किस चीज़ की रुकावट आती है रिकॉल करने की, जिसका रिजल्ट क्या होता है, मेंटल ब्लॉक हो जाता है एग्जाम के टाइम पे कि बच्चों को कुछ याद ही नहीं रहता। वो बहुत कोशिश करते हैं याद करने की, उनको याद नहीं रहता। ऐसा किस किस बच्चे के साथ हुआ है जब आप एग्जाम देने गए हो और आपके एग्जाम सेंटर पे जाते ही आपको लगा कि अरे मैं तो सब कुछ भूल गया। आगे है कि वॉचिंग टेलीविजन फॉर अ लॉन्ग टाइम कुड लोअर एकेडमिक परफॉर्मेंस, इट स्टील्स अवे द रीडिंग टाइम। जी हाँ, अगर आप लंबे समय तक क्या करेंगे, टीवी देखेंगे, फोन चलाएंगे, तो इससे क्या किस चीज़ पे असर पड़ेगा, आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा। आपका जो पढ़ाई करने का टाइम है, अगर आप उस टाइम पे टीवी या फिर जो भी फोन वगैरह चलाते हैं, देन ऐसे केस में वो क्या करेगा, ये चीज़ आपसे आपका जो समय है ना रीडिंग करने का, पढ़ने का जो टाइम है वो चुरा लेती है, स्टील कर लेती है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट यानी कि टाइम को मैनेज करना इज अबाउट सेल्फ डिसिप्लिन। ये क्या है, सेल्फ डिसिप्लिन। इससे आप सेल्फ डिसिप्लिन सीखते हैं कि किस तरीके से आपको अपने टाइम को मैनेज करना है। ठीक है, कब आपको पढ़ना है, कौन सी बुक कब पढ़नी है, कब आपको खेलने जाना है, कब क्या करना है, उस चीज को आपको क्या करना है, टाइम को मैनेज करना है। टाइम मस्ट बी मैनेज बिटवीन फील्ड एंड अनफील्ड टाइम। जी हाँ, आपको टाइम को मैनेज करना है फील्ड और अनफील्ड टाइम के बीच में। जैसे कि फील्ड टाइम की अगर हम बात करें तो ऐसा टाइम जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते, वो आपके हाथ में नहीं है। जैसे कि स्कूल सोने का टाइम बनाया हुआ है तो उसी टाइम पे आपको सोना है, स्कूल जिस टाइम पे अटेंड करना है आपको उसी टाइम पे स्कूल अटेंड करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि आपकी मर्जी से आप जब चाहोगे तब आप स्कूल चले जाओ। लाइक 8 बजे का स्कूल है, आप 10 बजे जाने की कोशिश करो, तो वहां तो आपके हाथ का बस नहीं है। ठीक है, वो तो आपका फील्ड टाइम है। जैसे बाथिंग हो गया, ईटिंग हो गया, ड्रेसिंग हो गया, ये सब आपके क्या है, फील्ड टाइम है। ठीक है, लेकिन उससे अलग भी A student has 10 hours of unfilled time। इन सब से भी अलग बच्चे के पास 10 घंटे ऐसे बचते हैं जिसको वो अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है। हाउ बेस्ट इज द स्टूडेंट गोइंग टू यूटिलाइज दिस, मेक अ टाइम टेबल फॉर 10 आवर्स। अब ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से अपने इस टाइम को यूटिलाइज करता है, इन 10 आवर्स को यूटिलाइज करता है। वो 10 के 10 घंटे टीवी देखने में या फिर फोन चलाने में टाइम वेस्ट करता है, या फिर अपनी पढ़ाई को भी इंपॉर्टेंस देता है, खेलने भी जाता है। सभी चीज इंपॉर्टेंट है ना, खेलने जाना भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि 24 घंटा पढ़ते रहो। ठीक है, और एनआईयूएस के बच्चों को तो स्कूल नहीं जाना होता, तो ऐसे में तो आपके पास काफी टाइम होता है, आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, बट एक चीज का ध्यान रखना है कि 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज नेसेसरी फॉर ऑप्टिमल फिजिकल रेस्ट एंड ब्रेन फंक्शनिंग। ठीक है, कि 7 से 8 घंटे की नींद तो कंपलसरी है। ठीक है, ये तो आपको नींद इतने 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है। ठीक है, फिजिकल रेस्ट के लिए और आपके ब्रेन अच्छे से फंक्शन कर पाए, इसके लिए आपको 7 से 8 घंटे की नींद की जरूरत है। वो आपको 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव थॉट इज सीड ऑफ अ पॉजिटिव रिजल्ट। जैसे हम कह देते हैं ना कि जैसा बीज बोगे वैसा फल मिलेगा, तो जैसा सोचोगे वैसा ही रिजल्ट होगा। जैसा अगर हम अच्छे सोचेंगे तो अच्छा होगा, अगर हम बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव थॉट इज सीड ऑफ पॉजिटिव रिजल्ट। ठीक है, तो पॉजिटिव थॉट जो होते हैं, हमारी जो सोच होती है, ठीक है, जो अच्छी सोच होती है, वो क्या करती है, एक बीज का काम करती है जिससे कि अच्छा रिजल्ट आता है। तो ऑलवेज फील पॉजिटिव, इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो। ठीक है, दिस विल हेल्प टू लेसन स्ट्रेस। इससे क्या होगा कि आपका स्ट्रेस कम होगा। ठीक है, इफ अ स्टूडेंट हैज सिम्टम ऑफ एंजाइटी और डिप्रेशन, सीक मेडिकल हेल्प इमीडिएटली। देखो, अगर किसी बच्चे को आपको लगता है कि उसको स्ट्रेस है, उसको डिप्रेशन है, ठीक है, वो खुद से इन चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहा है, यानी कि उसे बहुत ज़्यादा टेंशन है, ठीक है, तो ऐसे में आपको क्या ज़रूरत है, उसे डॉक्टर के पास ले जाने की ज़रूरत है। ठीक है, वो बच्चा अगर खुद से मैनेज नहीं कर पा रहा, उसे ज़्यादा एंजाइटी डिप्रेशन है, देन उसको डॉक्टर की ज़रूरत होती है, उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाए। ठीक है, देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ। बट ये हमारा जो मतलब नेक्स्ट पैसेज, ये हमारा जो पैसेज है, उससे पहले हमने पढ़ा था कि स्ट्रेस क्या होता है। ठीक है, उससे पहले हमने क्या पढ़ा था, स्ट्रेस क्या होता है। तो यू हैव जस्ट रीड अबाउट स्ट्रेस। अभी हमने स्ट्रेस के बारे में पढ़ा कि स्ट्रेस किस किस वजह से होता है। अब हम पढ़ेंगे कि इसके प्रिवेंटिव क्या है, इसके उपाय क्या है स्ट्रेस से बचने के। ठीक है, तो बोलो यू विल रीड स्ट्रेस प्रिवेंटिव मेजर्स। ठीक है, हमारा जो पहले वाला पैसेज था, उसके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आप खुद फाइंड आउट करने की कोशिश करिए, एंड उनको अगर आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख देना, वहां पर भी आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बात करें कि आपके स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए क्या क्या उपाय हैं, तो हमारा फर्स्ट है वो है टू अवॉइड
और रिड्यूस स्ट्रेस, मतलब अगर आपको स्ट्रेस को अवॉइड करना है या रिड्यूस करना है तो यू मस्ट मैनेज योर टाइम प्रॉपरली। अपने अपने टाइम को क्या करना है, अच्छे से क्या करना है, मैनेज करना है। ऐसा ना हो कि 10 के 10 घंटे आप टीवी देखने में लगा रहे हैं, या खेलने में चले गए तो खेलने ही लगे हुए हैं, गाने सुन रहे तो गाने ही सुनते रह गए, ठीक है। ऐसा नहीं करना, अपने टाइम को मैनेज करो, कब क्या काम करना उस टाइम पर अपना काम करो, ठीक है। यू मस्ट प्रिपेयर अ टू डू टास्क लिस्ट, मतलब क्या क्या काम करने की जो लिस्ट होती है कि मुझे क्या क्या काम करने हैं, वो लिस्ट आपको क्या करनी है, प्रिपेयर करनी है, ठीक है। हाउएवर दीज टास्क आर नॉट स्टैटिक, ऐसा नहीं है कि यही वाले टास्क आपके चलते रहेंगे। मान लो मैंने क्या किया, डायरी ली, ठीक है, और डायरी में मैंने क्या किया, अपने टास्क बना ली कि मुझे ये काम करना है, मुझे पढ़ना है, मेरे एग्जाम है, मुझे ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। अब ऐसा तो है नहीं कि पूरे साल मेरे एग्जाम चलते रहेंगे, वो क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं, ठीक है। दे अंडरगो चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो वो टाइम के साथ साथ क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, ठीक है। जैसे एक काम कंप्लीट हो जाए दूसरे आप तैयार कर लीजिए लिस्ट, ठीक है। तो इट इज यूजफुल टू डिवाइड टास्क इनटू 3 कैटेगरीज। आपको क्या करना है, इन टास्क को, इन कामों को 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है, ठीक है। एक कैटेगरी आपकी होगी जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, जो आपको करने ही करने हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी, लाइक स्कूल का होमवर्क करना है, स्कूल जाना है, ठीक है, पढ़ना है, ट्यूशन जाना है, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हमें करने हैं, ठीक है। सेकंड आपके लेस इंपॉर्टेंट काम रख लीजिए, जो बी है, ठीक है। बी में हम क्या करेंगे, लेस इंपॉर्टेंट रख लेंगे, मतलब जो थोड़ा कम है, अगर नहीं भी करेंगे तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। एंड सी हमारा रूटीन के, जो हमारे डेली रूटीन के काम करने के होते हैं, लाइक या हमें नहाना है, खाना खाना है, ठीक है, जो भी आपके डेली रूटीन के काम होते हैं उन्हें हम सी में रख लेते हैं, ठीक है। इंटरस्पर्स ए एंड बी टास्क विद सी, टास्क सच एज आयरनिंग क्लोथ्स, रीडिंग न्यूज़पेपर्स एटसेट्रा। देखो आपको क्या करना है, आपके जो ए और बी वाले काम है ना, जो हमने ए कैटेगरी में मोस्ट इंपोर्टेंट काम डाले थे, बी कैटेगरी में थोड़े कम इंपोर्टेंट, तो आपको ऐसा नहीं करना कि सुबह से अगर आपने पढ़ना स्टार्ट किया, जस्ट एग्जांपल, आपने क्या किया कि आपने अपनी एक लिस्ट बना ली कि मुझे फिजिक्स पढ़ना है, फिर मुझे केमिस्ट्री पढ़ना है, फिर मुझे बायो पढ़ना है। अब आपने क्या करा, लगातार इन कामों की लिस्ट बना ली कि 1 घंटे मैंने फिजिक्स पढ़ना है, 1 घंटे मैंने बायो पढ़ना है, 1 घंटे मैंने केमिस्ट्री पढ़ना है। अब लगातार आप पढ़ते आ रहे हैं तो ऐसे में आप भी बोर हो जाएंगे, ठीक है, उसका आप पे प्रेशर रहेगा। तो अगर आप नहीं चाहते कि आप पे कांस्टेंट, ठीक है, दिस वुड प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इम्पोर्टेंट टास्क। अगर आप ये नहीं चाहते कि ये हो तो आप क्या कर लीजिए, कामों को इस तरीके से सेट करिए कि इनके बीच में अपने सी वाले जो काम है उनको भी रखिए, ठीक है। जैसे 1 घंटे आपने पढ़ाई कर ली, ठीक है, तो अपने रूटीन के काम जैसे न्यूज़पेपर रीड करने का होगा, कपड़ों पे इस्त्री करनी है, या फिर आपको नहाना है, कोई ऐसा काम करना है जो आपके डेली रूटीन का है, तो वो आप क्या करें, इन इंपॉर्टेंट काम के बीच में रखिए, ठीक है, ताकि आप इससे बोर ना हो जाए, आप पे प्रेशर ना बने, ठीक है। इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू एलोकेट अ रियलिस्टिक अमाउंट ऑफ टाइम फॉर ईच टास्क। ये भी जरूरी है कि आप अपने टाइम को इस तरीके से अलोकेट करने की कोशिश करिए, बांटने की कोशिश करिए कि अगर मुझे फिजिक्स को 1 घंटे मुझे फिजिक्स को देना चाहिए, 1 घंटे मुझे फिजिक्स पढ़नी चाहिए, तो इसका मतलब आप ये नहीं कि बस मैं 10 मिनट में फिजिक्स को कर लूंगी या कर लूंगा, ठीक है, ऐसा नहीं करना। यू मे मेंटेन अ डायरी फॉर मॉनिटर टास्क डन स्टिल टू बी डन, ठीक है, मतलब जो काम हो गया उसको टिक कर दीजिए डायरी में, जो काम रह गया है उसको नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से आपको डायरी भी बनानी है। तो रियलिस्टिक टाइम देना है, जैसे लाइक मुझे वीडियो शूट करने में 30 मिनट लगेंगे, ठीक है, और अब मैं सोचने लगूँ अपनी लिस्ट में मैं लिख दूँ कि मैं इस वीडियो को 10 मिनट में शूट कर दूंगी, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना, रियलिस्टिक नहीं है। रियल चीज मतलब जो चीज़ रियल में हो, ठीक है। जो सेकेंड है, सेकेंड अगर हम पॉइंट की बात करें तो वो है एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल इन रिड्यूसिंग एंजाइटी एंड इम्प्रूविंग स्लीप। देखो एक्सरसाइज जो होती है ना, आप एक्सरसाइज अगर करते हैं, आप थोड़ा वॉक पे जाते हैं, घूमने जाते हैं, ठीक है, थोड़ा दौड़ लगाते हैं, ठीक है, साइकिल चलाते हैं, तो जब आप एक्सरसाइज करते हो तो वो आपके लिए क्या होती है, हेल्पफुल होती है। किस चीज़ में, आपकी जो एंजाइटी है, जो आपका तनाव है, उसको कम करती है और आपकी नींद को भी अच्छा करती है। अगर आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो आपको नींद भी अच्छी आती है, ठीक है, ये बताया गया है। सो यू मस्ट बिल्ड अ हैबिट ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज, तो आपको आदत बनानी चाहिए रेगुलर एक्सरसाइज करने की। बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कि आप जिम जा रहे हैं एक्सरसाइज करने के लिए, आप सिंपल इतना कर लीजिए कि ब्रिस्क वॉकिंग हो गया, थोड़ा तेज तेज चल लीजिए, स्विमिंग कर लीजिए, तैर लीजिए, जॉगिंग करना हो गया। एरोबिक्स आर इफेक्टिव इन कीपिंग द हार्ट हेल्थी, ठीक है, इससे क्या होता है कि हमारा जो दिल है वो हेल्थी रहता है, ठीक है। वेन एवर पॉसिबल यू शुड वॉक और साइकिल टू कवर अ शॉर्ट डिस्टेंस। जी हाँ, जब भी पॉसिबल हो, ऐसा नहीं होता कि टाइम बना लिया कि इस टाइम जाना है, जब आपको लगे, जब आपके पास टाइम हो, कोशिश करें कि अगर आपको थोड़ा पास में ही जाना है तो वॉक करके जाइए, चल के जाइए या साइकिल चला लीजिए।
ज़रूरी नहीं होता कि आप थोड़े से डिस्टेंस के लिए भी कार में जाएं या किसी बाइक वगैरह से जाएं, जिससे कि आप एक्सरसाइज ना हो पाए आपकी, ठीक है। ट्रैवलिंग इज़ वेरी स्ट्रेसफुल। जी हाँ, अगर आप कहीं पर भी घूमने जा रहे हैं तो वो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो जाता है, खासकर जब बच्चे एग्जाम देने जा रहे होते हैं उस टाइम पे अगर वो एग्जाम देने जाएंगे तो वैसे ही उन्हें टेंशन होती है और थोड़ा सा उन्हें स्ट्रेस भी हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ यहाँ पर सिंपल सी एक्सरसाइज बता रखी है। देयर आर फ्यू सिंपल एक्सरसाइज दैट यू कैन डू व्हाइल ट्रैवलिंग इन अ बस, ठीक है। जब आप बस में जा रहे होंगे तब आप उस टाइम पे इन एक्सरसाइज को कर सकते हैं। यू कैन स्ट्रेंथन योर रिस्ट बाय रोलिंग योर हैंड्स बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड while gripping the road of the overhead. द रोड ओवरहेड, जब आपने देखा जब आप बस में जाते हैं जैसे खड़े होते हैं तो आपके यहाँ पर ना एक रोड होती है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ऐसे पकड़ के खड़े हो जाते हैं आप, ठीक है, रोड को पकड़ के खड़े हो जाते हैं, ठीक है, जब जा रहे होते हैं बस में। मान लो कि क्या, तो मान लो ये क्या है, एक रोड है, ठीक है, इस तरीके से ये रोड है बस में। तो आपको यहाँ पर बता रखा है कि आपका जो हैंड है उसको आपको इस पर रोल करना है, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है, यानी कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड, बैकवर्ड और फॉरवर्ड, इस तरीके से करेंगे तो ये आपकी जो कलाई है वो क्या हो जाएगी, रिलैक्स फील करेगी, ठीक है, रिलैक्स हो जाएगी। साथ ही साथ यू कैन ऑल्सो प्लेस योर फिंगर टिप्स ऑन द बार एंड पुश हार्ड सो दैट द फिंगर्स बैंड बैक, देन रिलैक्स, रिपीट दिस 10 टाइम्स टू इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ योर फिंगर्स। लिखा है कि आप क्या करें, उसी रोड पे क्या करें, आपके जो फिंगर्स हैं उनको क्या करें, आप इस पर रखें, ठीक है, इस तरीके से, लाइक ये बोर्ड है, इस पर आपने फिंगर्स को रखी और आप इन्हें, इसे आपको क्या करें, टाइट से पुश करना है, ठीक है, इसको आपको दबाना है, ठीक है। फिंगर्स को इस पर हार्डली पुश करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपके जो फिंगर्स है वो ऐसे मुड़ जाएंगे, पीछे की तरफ मुड़ेंगे। ऐसा होता है ना कि आप इस तरीके से लगी हुई है, इस तरीके से, लाइक इस तरीके से आप ऐसे से मुड़ जाएंगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपके जो फिंगर्स हैं वो क्या हो जाएंगी, रिलैक्स फील करेंगे, फिंगर्स हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। या फिर सी, इसमें बता रखा है कि हॉबीज हेल्प टू रिड्यूस स्ट्रेस। जो हमारी हॉबीज होती हैं वो हमारे स्ट्रेस को कम करने में हमारी हेल्प करती हैं। हॉबीज मतलब जैसे लाइक किसी बच्चे को कुछ करना पसंद है, किसी लड़की को डांस करना पसंद है, किसी को खाना बनाना पसंद है, किसी को पढ़ना पसंद है, ठीक है, किसी को डांस करना पसंद है, किसी को गाना गाना पसंद है। हर किसी की अपनी अपनी हॉबीज होती हैं, अपने अपने मनपसंद काम होते हैं, ठीक है, जिन्हें उन्हें करने में अच्छा लगता है। तो अगर आप क्या करेंगे, अपना मनपसंद काम करेंगे तो ऐसे में क्या होगा कि आपका जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी हॉबीज जो होती हैं, हॉबीज कैन बिकम एज अ रिफ्रेशिंग एज स्लीप। तो हॉबीज, अगर हम अपने हॉबीज अपने मनपसंद काम को करते हैं तो हम उतना ही रिलैक्स फील करते हैं जैसे हम सो के उठते हैं जब हमें रिलैक्स फील होता है, ठीक है। दे हेल्प बूस्ट सेल्फ इमेज एंड फॉरगेट द टेंशन एंड फेलियर दैट वन फेस इन लाइफ। देखो, ये हमारी जो सेल्फ इमेज होती है उसको बूस्ट करती है, हमारी जो टेंशन्स होती हैं हम उनको भूल जाते हैं, जो हमें फेलियर्स मिले होते हैं, जो फेलियर से मिले होते हैं हमें, उनको भी हम भूल जाते हैं। जस्ट एग्जांपल, मेरा सपना है डॉक्टर बनने का, ठीक है। अब मुझे किसी भी कारण से मुझे टेंशन है, कोई टोंट कर रहा है कि भाई पढ़ नहीं पाओगे, ये करो वो करो, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा कि मुझे अगर वो पसंद है, वो काम पसंद है, मुझे डॉक्टर बनना है, तो मैं क्या सोचूंगी कि अरे मैं उसमें डॉक्टर की यूनिफॉर्म में कैसी लगूंगी, ठीक है, इस तरीके से रहता है कि हम यूपीएससी का एग्जाम देंगे तो हम उस यूनिफॉर्म में होंगे तो कैसे लगेंगे। तो ये हमारी सेल्फ इमेज को भी बूस्ट करती है और हमारी जो टेंशन वेंशन होती है वो दूर कर देती है, क्योंकि हमारे मनपसंद काम है और जब मनपसंद काम होता है तो उसे करने में भी अच्छा लगता है, ठीक है। वेरी ऑफन द वर्क वन डज मे नॉट गिव द पर्सन एनी प्लेजर। जो हम कई बार ऐसा होता है कि जो पर्सन काम कर रहे होते हैं उनसे उन्हें उतनी खुशी नहीं मिलती है, ठीक है, उतनी खुशी उतना प्लेजर उनको नहीं मिल रहा होता है। However, since one chooses one's hobbies according to one's own temperament and aptitude, they give great pleasure. अगर कोई पर्सन, वैसे हम जो काम कर रहे होते हैं जरूरी नहीं होता कि हमें उससे खुशी होती है, कई बार हम मजबूरी में वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम क्या करें, अपने अकॉर्डिंग, अपनी हॉबीज जो हमारी इच्छा है जो काम करने की, उसके अकॉर्डिंग, अपने अपने टेम्परामेंट, अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग, हमारी जो योग्यता है काम करने की, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम चीज़ों को चूज करते हैं कि हाँ हमें ये बनना है, ये काम करना है, तो वो हमें बहुत खुशी देती है, ठीक है, वो हमें क्या करती है, बहुत खुशी देती है। दे आर हेल्थी मूड इनहेंसर्स, ठीक है, वो हमारे मूड को इनहेंस कर देती हैं, ठीक है, अच्छा कर देती हैं। हमारा जो डी सेक्शन है, डी में दे रखा है कि इन ऑर्डर टू रिमेन काम एंड एट पीस, अगर आप चाहते हैं कि आप शांत रहें किसी भी सिचुएशन में, कितनी भी बेकार सिचुएशन हो उसमें अगर आप खुद को शांत रख पाएं, ज़्यादा गुस्सा ना आए, ज़्यादा आप टेंशन में ना आ जाए, किसी की बात आपको ज़्यादा इफेक्ट ना करे, तो यू नीड टू ट्रेन योर सेल्फ टू थिंक पॉजिटिवली। आपको अपने आप को इस तरीके से ट्रेन करना है कि हम पॉजिटिव सोचें, ठीक है, नेगेटिव ना सोचें, हम अच्छा अच्छा सोचें, ठीक है।
अगर हम अच्छा अच्छा सोचेंगे तो हमारी थिंकिंग वैसी ही हो जाएगी, ठीक है। एवरी ईयर स्टूडेंट्स हु आर अनेबल टू कोप विद द डिसअपॉइंटमेंट caused by failure of performance lower than expected take the extreme step of committing suicide. This is of course a very negative step and shows lack of positive thinking. देखो, हर साल काफी ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो मान लीजिए किसी चीज से क्या होते हैं, डिसअपॉइंट होते हैं, जो परफॉर्मेंस उनकी मान लो वो फेल हो जाते हैं, या फिर जितने उन्होंने सोचा था कि हमें मान लो जेईई मेंस का एग्जाम देना है, मुझे 75% लाने हैं, अगर नहीं ला पाए, ऐसे केस में वो क्या करते हैं कि उस चीज से वो सामना नहीं कर पाते, उन चीजों का वो सामना नहीं कर पाते, वो क्या कर लेते हैं, वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, ठीक है। सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, जो कि बहुत ही बेकार स्टेप है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा नेगेटिव स्टेप है। ये आपको कभी नहीं लेना, कितनी भी वर्स्ट कंडीशन क्यों ना, ठीक है। अगर मान लो फेल हो गए, घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया, ठीक है, तो भी आपको ये वाला काम नहीं करना है। आपका बहुत ही बेकार स्टेप है, ये कभी भी स्टूडेंट को नहीं लेना चाहिए। फेलियर है, कोई बात नहीं है, फेल हो गया, अगली बार प्रैक्टिस करो, पास हो जाओगे, ठीक है। तो फेलिंग इन द एग्जामिनेशन इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। जी हाँ, एग्जाम में फेल होना कोई ऐसा नहीं कि वर्ल्ड का एंड हो गया, आप फेल हो गए तो पता दुनिया खत्म होगी, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं सोचना। फर्दरमोर मैनी जीनियसेस लाइक रामानुजन एंड आइंस्टाइन फेल एग्जामिनेशन। जी हाँ, जो साइंटिस्ट है रामानुजन एंड आइंस्टाइन, जो हम इन्हें आज जीनियस बोल रहे हैं, ये भी अपने एग्जाम में फेल हुए हैं, ठीक है। तो फेल होने से आपको इतना परेशान नहीं होना, इतने बड़े बड़े स्टेप नहीं लेने, ठीक है। तो एग्जाम की बात है, कुछ भी हो ऐसा कदम नहीं उठाना, ठीक है। फेलियर इज नेवर फाइनल। अगर आप फेल हो जाते तो ये मत समझो कि अब बस सब कुछ खत्म हो गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता। एंड सक्सेस इज नेवर एंड। और कुछ अगर आपने पास हो गए, कुछ आपको हासिल हो गया, तो आपको ये भी नहीं सोचना कि बस अब तो जो मिलना था मिल गया, हमने 12th पास कर लिया, कॉलेज कर लिया, अब तो आगे कुछ करना नहीं है, ऐसा भी नहीं सोचना, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, टॉक अबाउट योर प्रॉब्लम्स। अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करो, पेरेंट्स से बात करो, टीचर से बात करो, फ्रेंड्स से बात करो, जिससे मन करे अपनी बातें शेयर करो, ठीक है। अपनी प्रॉब्लम शेयर करो, उनको अपने अंदर दबा के मत रखो, ठीक है। ये हमारा चैप्टर नंबर 7। इसके अंदर से जो भी आपसे अभी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आसानी से आप इनके आंसर कर पाएंगे अब, ठीक है। कोई भी अगर डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। अब ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरीके के नेक्स्ट चैप्टर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि आप मुझे सपोर्ट कर पाएँ, तो मैं इस तरीके की वीडियोज़ आपको आगे प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, तो आप क्या करें, प्ले स्टोर पर जाइए, कोर्स की क्लासेस टाइप करिए, या लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आप अपने एग्जाम की बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।